देखिए, जब से मोदी सरकार आई है तो इसने एक काम अच्छा किया कि जो भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिनल फील्ड थी, यानी इसको हम कहें कि जो हमारी पुरातन चिकित्सा व्यवस्था थी, उसको इन्होंने पुनर्जीवित करने का काम किया है। यानी ये जब आए तो उन्होंने बोला कि हम एक आयुष मंत्रालय बना रहे हैं, आते ही आयुष मंत्रालय बना दिया। और ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा और एच फॉर होम्योपैथी। तो इन्होंने आते ही बोला कि भाई हम आयुष मंत्रालय बना रहे हैं। और अभी पिछले एक साल में इन्होंने ये कोशिश की है कि हर ये असल में ये सब जो है ये ब्रांचेस हैं ऑफ मेडिसिन, मतलब मेडिकल लाइन के ब्रांचेस हैं। अभी जो हमारे पास, जिसको आप डॉक्टर समझते हो, जो एमबीबीएस एमडी होता है, उसकी जो फील्ड है उसे एलोपैथी कहते हैं। और एलोपैथी हमारे देश की नहीं है, वेस्ट की है, वेस्ट की है। और एलोपैथी का में एक चीज है, उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। एलोपैथी बीमारी खत्म नहीं करती। एलोपैथी बीमारी को अटैक नहीं करती। एलोपैथी क्या करती है? जो बीमार है उसको ठीक कर देती है, बीमार को ठीक कर देती है। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, बीमार जब ठीक हुए तो बीमारी खत्म नहीं हुई? इसमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा ध्यान से सुनना। मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है, कोई बीमारी, मान लीजिए मुझे चोट लग गई, तो एलोपैथी क्या करती है? मेरे शरीर में घाव हुआ है, एलोपैथी क्या करेगी? उस घाव को सही कर देगी। इनका पूरा फोकस रहता है कि जिस वजह से बॉडी अभी फंक्शन नहीं कर रही है, बॉडी को जो तकलीफ है वो तकलीफ दूर कर दो। यानी एलोपैथी किस पे काम करती है? तकलीफ में काम करती है बस। और एलोपैथिक जो होती है वो एक तरह से स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस मतलब त्वरित, त्वरित भाई तुरंत आराम चाहिए हमें, तुरंत। तो एलोपैथी किस पे काम करती है? तकलीफ पे काम करती है। लेकिन एलोपैथी तकलीफ मिटाने के चक्कर पे बॉडी पे नुकसान पहुंचाती थी, बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। यानी उसने हमें बहुत हैवी डोज की दवा दे दी, ठीक है मेरा पेट तो सही हो गया, पेट दर्द मुझे था, मुझे डॉक्टर ने बहुत हैवी डोज की दवा दी, पेट दर्द तो सही हो गया, लेकिन मेरा बदन दर्द शुरू हो गया। ऐसा कई बार होता है, बदन दर्द शुरू हो गया, बदन दर्द की दवा ली तो मेरा सर दर्द शुरू हो गया। यानी वो उस समय जो तकलीफ है उस पर वार करती है, उस तकलीफ को दूर कर देती है, लेकिन वो बॉडी को नेग्लेक्ट कर देती है कि बॉडी पे इसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे। और ऐसा इसलिए एलोपैथी करती है कि एलोपैथी के बारे में ये इसका क्रिटिसिज्म है कि मार्केट ड्रिवन होती है। ये इसका एक तरह से नकारात्मक पहलू कि मार्केट ड्रिवन है। यानी अगर व्यक्ति स्वस्थ हो जाएगा तो वो इलाज नहीं कराएगा, वो दवाई नहीं लेगा, दवाई नहीं लेगा तो हमारा मार्केट कैसे चलेगा? बाकी ये जो पूरा, और हमारे देश की जो पुरानी पद्धति है, ये क्या बोलती हैं? भले पेट दर्द 2 की बजाय 4 दिन में सही हो, लेकिन ऐसा सही हो कि अगली बार पेट दर्द हो ही नहीं। यानी हम बीमारी पे भी वार करते हैं, तकलीफ पे भी वार करते हैं। ये हमारी पद्धति होती है। और हमारी जो पद्धति है, जितनी पद्धति है, ये किस बात पे फोकस करती है? निरोगी काया पे फोकस करती है, निरोगी काया पे। यानी हम चाहते हैं कि आप बीमार ही ना पड़े, हम चाहते हैं बीमार ही ना पड़े। लेकिन एलोपैथी चाहती है कि आप बीमार पड़ें, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे देश वैसे विकासशील देश है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। और इलाज में एक टर्म आता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस यानी व्यक्ति जब बीमार पड़ता है या उसके घर में कोई बीमार पड़ता है तो उसकी जितनी औकात होती है उससे ज्यादा उसको खर्चा करना पड़ता है। आपके पास उदाहरण है कोविड-19 में, लोग के घर बिक गए, लोगों की जमीन बिक गई, लोग खुद बिक गए इलाज करा करा के। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस हमारे देश में बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि हमारे देश की पूरी जो मेडिकल व्यवस्था है वो किस पे चलती है? एलोपैथी पे। और एलोपैथी क्या बोलती है कि बीमार को ठीक कर दो, भले बीमारी रहने दो। ठीक है। अरे अब चंचल तुम रामदेव पे कहाँ जा रही हो? ठीक है, मतलब मेरी बात का आप सार समझो। तो हमारे देश में हमने देखा कि हमारे देश में तो चरक सुश्रुत जैसे महान विद्वान हुए हैं, उन लोगों ने तो एलोपैथी मतलब उस समय, आज से लगभग 1500 साल पहले उन्होंने बता दिया था किस तरह सर्जरी होगी, क्या होगा। पतंजलि जैसे लोग हुए। तो हमने बोला क्यों ना हम अपने जो हमारे पुराने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, पुराने मेडिसिनल जो तरीके हैं, उनको क्यों ना जगाएं, उसको क्यों ना पुनर्जीवित करें। और मोदी सरकार ने ये मंत्रालय बना दिया। और इस मंत्रालय में हर एक सेक्शन, यानी आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, इन सब पे धीमे धीमे क्या बनने शुरू हो गए? नेशनल कमीशन बनने शुरू हो गए। यानी सरकार ने एक डेडिकेटेड बॉडी बना दी कि भाई आपका काम है कि ये जो पद्धति है इस पे आपको पढ़ाई करवानी है, बच्चों को ट्रेन करना है, डॉक्टर बनाना है, इस पे नए नए रिसर्च करने हैं, आपका काम है। तो होम्योपैथी के लिए सरकार ने रिसर्च शुरू किया, ये नेशनल कमीशन बनाया। और इस कमीशन का पूरा मेन फोकस रहेगा किस तरह हम होम्योपैथी को वापस रिवाइव कर दे, वापस जिंदा कर दे।
बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज एलोपैथी के पास नहीं होता है, लेकिन होम्योपैथी ठीक कर देती है उसको। तो सरकार का ये कदम किस 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 तरफ ये कदम है कि हम अपनी जो पुरानी ट्रेडिशनल जो मेडिसिनल हमारी तकनीकें थी उसको हम फिर से रिवाइव करें, हम इस एलोपैथी के भ्रम में ना पड़े। इलाज करें एलोपैथी से, लेकिन हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर हो रही मेरी बात? रिप्लाई कर दो। जी सर। ठीक है, तो भारत सरकार ने ये नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बनाया है। क्यों बनाया है ये आपको समझ में आ गया कि अल्टीमेटली भारत सरकार चाह क्या रही है। ये सब कमीशन मिशन है, अब ये पढ़ाई भी कराएगा, ये एग्जाम भी लिया करेगा, ये ट्रेनिंग भी कराएगा। मतलब होम्योपैथी के लिए जो जो काम हो सकता है उसके लिए बाकायदा सरकार ने एक संस्था बना दी, कमीशन बना दी, उसका बजट एलोकेट हुआ करेगा, इसमें लोगों की नियुक्ति होगी। ये जो संस्था है ये एक संवैधानिक संस्था है, मतलब इसके लिए एक बाकायदा कानून आया है। इसमें एक चेयरपर्सन होगा, इसमें 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे, 19 पार्ट टाइम मेंबर होंगे। कौन कितने मेंबर होंगे नहीं जानना आपको, बस इतना जान लो कि कमीशन सरकार क्यों बना रही। अल्टीमेटली मेन गोल क्या है कि हमारे जो भी मेडिकल संस्थान है जो सिर्फ एलोपैथी पे फोकस है, जो सिर्फ एलोपैथी पे फोकस है, वो होम्योपैथी पे भी फोकस करें। हमारे देश में होम्योपैथिक के मेडिकल प्रोफेशनल्स भी बने, हमारे देश में होम्योपैथी डॉक्टर को भी इज्जत मिले, सम्मान मिले, उस पर भी लोग भरोसा करें, कैंसर का इलाज तक होम्योपैथी से कराएं। ठीक है, तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हमारा जो आयुष मंत्रालय पिछले 6 से 8 साल से काम कर रहा है, और धीमे धीमे हर एक सेगमेंट पे सरकार ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसे कमीशंस बना रही है। अभी इसने होम्योपैथी के लिए बनाया। ये सारी कहानी है। अच्छा, एक व्यक्ति है, उनका नाम नाम है डॉक्टर हनीमैन। क्या नाम है उनका? डॉक्टर हनीमैन। ये होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं, डॉक्टर हनीमैन। अभी किस देश के थे, कहाँ के थे, पढ़ लेना अपने हिसाब से, है ना, पढ़ना जरूर हनीमैन के बारे में। ये मिट्टी गोली वाली जो दवाई है ये कैसी आई, और ये बहुत इफेक्टिव है। होम्योपैथी इलाज बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बस ये कि समय लेता है, लोग भरोसा नहीं करते, हम आप भरोसा नहीं करते, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होम्योपैथी। और अभी नहीं, 5 साल बाद समझ में आएगा हमें कि जिस कोविड-19 में हमने 15 लाख का बिल भरा, होम्योपैथी वो काम 15,000 में कर देती। खैर, हमारे पास ऑप्शन नहीं थे, हमारे पास एलोपैथी वाले इंस्टीट्यूट थे, मेडिकल कॉलेजेस थे, डॉक्टर थे, हॉस्पिटल्स थे, हम कोविड का इलाज कराने वहां गए। हमारी जेब का हमने बहुत बड़ा हिस्सा या पूरी पूरी जेब निकाल कर उनको रख दी, फिर भी हम इलाज नहीं करा पाए। और दूसरा, जैसे कि हम विकासशील देश है, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, इतनी ज्यादा आय नहीं होती हमारी, और हम नहीं चाहते कि हमारे देश का व्यक्ति अपनी पूरी कमाई इलाज में लगा दे। इसलिए सरकार ये आयुष मंत्रालय को बहुत तेजी से बढ़ावा दे रही है, और इसके अधीन जितने भी आयुर्वेदिक, योगा, सिद्धा, यूनानी और होम्योपैथी है, उसके लिए भी सरकार समय समय पे नई नई स्कीमें लॉन्च कर रही है। और ये अल्टीमेटली गोल यही है कि हम एलोपैथी जैसी मार्केट ड्रिवन मेडिकल फैसिलिटी से थोड़ा हटके हमारे देश की जो पुरातन पद्धति है जिसका लोहा दुनिया ने माना, उस पे फिक्स करें। बस मेरे पास है तो हमें उसको यूज करने में क्या आपत्ति है भाई, करना चाहिए, दुनिया माने ना माने, हम तो करेंगे। और वैसे भी दुनिया में सबसे अच्छा मेडिकल फैसिलिटी भारत में है, और हमारे देश में जो मेडिकल फैसिलिटी है वो दुनिया के औसत से ना बहुत अच्छी है। दुनिया का जो औसत है उससे अच्छी भी है और सस्ती भी है, यानी सस्ती और अच्छी है। तो दुनिया के बड़े बड़े देश के लोग, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश के लोग हमारे देश में आते इलाज कराने। और इसको कहते हैं, इसको इसको इसके लिए एक टर्म है, उसको उसको कहते हैं मेडिकल टूरिज्म, यानी हिंदी में कहते हैं चिकित्सीय पर्यटन। तो चिकित्सीय पर्यटन क्या है? ऐसा नहीं कोई मस्ती के लिए आता है, मजे मजे के लिए, और यहाँ पे ऑपरेशन करा के चला जाता है। मतलब दुनिया भर के जो भी बीमार लोग हैं वो भारत आते हैं, क्योंकि भारत में इलाज अच्छा होता है, सस्ता होता है। और मेडिकल टूरिज्म में हम दुनिया के पायनियर हैं, हम दुनिया के एक तरह से अग्रणी देश हैं। और अभी हम आयुष मंत्रालय में इतनी तेजी से काम कर रहे हैं, आयुष के हर एक सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हो सकता है आज से 5 साल बाद दुनिया भर के हर 80% ऑपरेशन भारत में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सस्ता होगा, अच्छा होगा, फटाफट होगा, इलाज भी होगा। भाई इंसान को मान लो पेट में पथरी है, तो वो चाहता है कि इस बार की जो पथरी है वो भी हट जाए, और कुछ ऐसा हो जाए भगवान की दुआ से कि अगली बार पथरी ना हो। तो ये मुमकिन है, इस आयुष में ये मुमकिन है, एलोपैथी में ये मुमकिन नहीं है, लेकिन इस आयुष में मुमकिन है, क्योंकि इसका फंडा क्या है? निरोगी काया। निरोगी काया मतलब कोई रोग ना हो। चलते हैं अगली न्यूज पे, दूध पीने का वक्त हो गया है, शाम है। नेशनल डेयरी प्लान, नेशनल डेयरी प्लान के बारे में क्या बात की गई है, और सर यहाँ पे इसकी टैग लाइन क्या है? द नेक्स्ट रिवॉल्यूशन। तो क्या इसके पहले कोई रिवॉल्यूशन हुआ है क्या दूध के लिए? हाँ, इसको हम कहते हैं कौन सा रिवॉल्यूशन हुआ है दूध के लिए, कोई बताएगा मुझे? व्हाइट रिवॉल्यूशन। दुग्ध क्रांति को किसी और क्रांति के नाम से जानते हैं क्या? चैट में कोई बताए। पीली क्रांति, नीली ऑपरेशन क्रांति, फ्लड। सफेद क्रांति, श्वेत काली क्रांति। क्रांति, गोरी क्रांति, श्वेत कोई क्रांति है क्या दूध श्वेत को लेकर? क्रांति। यस सर, अप्लाई करो व्हाइट रिवॉल्यूशन। चैट में। श्वेत क्रांति बढ़िया सर। प्रतीक्षा, व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी सफेद क्रांति। अब क्या है इसकी कहानी थोड़ी सी जान लेते हैं, फिर इसमें चलते हैं। श्वेत क्रांति, बढ़िया।
दूध को एक कंप्लीट डाइट माना जाता है। क्या माना जाता है? कंप्लीट डाइट, यानी संपूर्ण आहार। संपूर्ण आहार मतलब क्या है? मतलब इसमें हमारे शरीर को जो भी पोषक तत्व चाहिए वो इसमें मिल जाते हैं, जो भी चाहिए। अमीनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड चाहिए, हमको विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए, सब मिल जाता है। कंप्लीट डाइट बोला जाता है, कंप्लीट डाइट। इसी तरह अंडे को भी कंप्लीट डाइट बोला जाता है, ठीक है। लेकिन सावन की चल रहा है तो अपन अंडे की बात नहीं करेंगे, अपन दूध की बात करते हैं। तो अब दूध जब इतना इंपॉर्टेंट है और ये कंप्लीट डाइट है, सुबह सुबह आपको कहा जाता है सुबह एक गिलास दूध पी लो, शाम को दूध पी लो, कि भैया शरीर में कोई भी कमी रह गई है, खाने पीने में तुम ध्यान नहीं दे पा रहे, बेटा दूध पिया करो। आप लोगों को भी अपने घर वाले कहते हैं, ठीक है तो जहां भी रह रहा है अच्छा है, कभी दूध लगवा ले, दूध पिया कर आधा आधा लीटर। वो क्यों कहते हैं? उनको पता है दूध इज अ कंप्लीट डाइट, संपूर्ण आहार। जब संपूर्ण आहार है और सबको कुछ सब कोई को दूध चाहिए, दूध चाहिए भी, पीना भी चाहिए, लेकिन दूध आएगा कहाँ से? दूध आएगा तो गाय से, भैंस से, यानी कैटल से दूध आएगा। दूध कैटल से आता है, मवेशी, बड़े मवेशी, इसमें बकरी भी है, गाय भी है, ऊंट भी है, ठीक है, भैंस भी है, ये सब है, सिर्फ गाय नहीं है, बहुत और भी है। लेकिन इनकी भी एक क्षमता है, इनकी एक कैपेसिटी है भाई। एक गाय की ऐसी तो नहीं कि दिन भर के 1000 लीटर दूध देती होगी, उसकी भी कैपेसिटी है 5 लीटर, 10 लीटर, गिर गाय है तो 25 लीटर, ठीक है, लेकिन एक कैपेसिटी है। अच्छा, तो ये तो समझ में आ गया कि भैया दूध आता कहाँ से, और इसकी और जो जो देते हैं कैटल मवेशी, उनकी एक कैपेसिटी है। तो पहली चीज हमें किसमें काम करना था हमारे देश में? ये जब चला है श्वेत सफेद क्रांति हुआ है, सफेद क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीश कुरियन, वर्गीश कुरियन साहब माने जाते हैं इसके जनक, ठीक है। ये एक आईएएस ऑफिसर थे, ये एक आईएएस ऑफिसर थे। देखो एक आईएएस क्या कर सकता है, इसकी कहानी सुन लो थोड़ी सी। तो हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, हमारे देश में भुखमरी थी, खाने पीने की सब वस्तुएं नहीं थी, और हमारे देश में लोग भूख से मर रहे थे। भूखे मतलब भरा पेट था तो भी उनमें माल न्यूट्रिशन था, कुपोषण था, बच्चों की सेहत नहीं बन रही थी, दिमाग का विकास नहीं हो रहा था। तो सरकार ने बोला ऐसा क्या डाल सकते हैं इनके खाने में कि ये इनको कंप्लीट डाइट मिले। तो फिर बड़ा सोच विचार करके समझ में आया कि दूध, दूध अगर मिल जाए इनके खाने में तो मजा आ जाए। तो सवाल हुआ दूध तो यार हमारे देश में होता ही नहीं है। तो आप सोचेंगे यार बताओ गाय वाला देश है, दूध नहीं होता? ये सच बात है। आज से 40 साल पहले मेरे देश में दूध इतना नहीं होता था कि पूरे देश को दूध मिल पड़े। तो फिर हुआ कि भाई अब दूध तो हमें लाना है, और दूध हम चाहते हैं कि देश में ही हो, विदेश से ना खरीदना पड़े दूध। तो हमें किस में काम करना पड़ा? अपने मवेशियों में काम करना पड़ा। तो मवेशी दूध कब देगा? एक एक मवेशी दूध कब देगा? पहले उसको सही पोषण मिले, सही पोषण मतलब उसकी जितनी खुराक है वो मिले। दूसरा वो स्वस्थ रहे, ऐसा नहीं कि गाय से आप दूध दूध निकाले जा रहे, बीमार पड़ गए तो इलाज नहीं करा रहे। तीसरा कि हम, हाँ ठीक है, पोषण स्वस्थ रहे। और तीसरा ये कि एक तरह का हमारे पास क्या होना चाहिए, मॉडल होना चाहिए कि भाई ठीक है एक गांव में मान लो ए नाम का गांव है, वहां पे दूध हो रहा है 50 लीटर, लेकिन उस गांव में रहने वाले 2 लोग हैं, तो क्या वो 2 लोग 50 लीटर दूध पी लेंगे? नहीं पी पाएंगे। मतलब वो दूध हमें कहीं और बेचना पड़ेगा। यानी हमारे पास एक मॉडल होना चाहिए कि हम एक गाँव से दूसरे गाँव या एक शहर से दूसरे शहर दूध पहुंचा पाए, ये मॉडल होना चाहिए। लेकिन ये मॉडल तो तब होगा ना जब हमारा जो गाय है या कैटल है उनको उनको पोषण अच्छा मिलेगा और वो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि अच्छा खाएगी, उसका पेट भरा रहेगा, वो स्वस्थ रहेगी तो दूध देगी, और दूध देगी। फिर तीसरा काम आता मॉडल का कि हमारे पास कोई ऐसा मॉडल होना चाहिए जिससे हम दूध कहीं भी निकल रहा हो, किसी भी डेयरी में दूध निकल रहा हो, उस दूध को आपके घर तक पहुंचा सके। तो हमने 1 बाय 1 सब में काम किया। हमने देखा हमारे पास किस तरह एक गाय है, गाय हर प्रकार की, छोटी भी है, बड़ी भी है, गिर गाय भी है, अलग अलग प्रकार की गाय है, ठीक है। तो हर गाय की अलग पोषण था, हर गाय की अलग खुराक थी, हर गाय को अलग मौसम में रहती थी। तो हमने इन पे पहले रिसर्च किया, और ये सब काम ये व्यक्ति करवा रहा था, इसका नाम था डॉक्टर वर्गीश कुरियन। नेहरू ने इसको काम दिया था भाई कि मेरे देश में तो दूध की क्रांति ला दे यार, मेरे देश में दूध नहीं है, मेरे देश के लोग भूखे मर रहे हैं, कुपोषित हो रहे हैं, पेट तो भरा है लेकिन शरीर में कुछ उनके ताकत नहीं है। तो इसने पहले पोषण पे काम किया, फिर ये कोशिश की कि हमारे जो कैटल है वो स्वस्थ रहें। और जब ये दोनों चीज हो गया तो ऑटोमेटिक दूध उत्पादन बढ़ गया, यानी दूध होने लगा। अब मालूम चला मेरे पास 50 गाय हैं, और मेरे मेरे घर में रोज सुबह 500 लीटर दूध निकलता है। कितना निकलता है? 500 लीटर दूध। तो 500 लीटर दूध मैं खुद तो पीऊंगा नहीं, मुझे बेचना है। लेकिन अब मैं कहाँ बेचने जाऊंगा? मैं कहाँ बेचने जाऊंगा? मैं क्यों झंझट पालू कि मैं अपना दूध का डब्बा लेके घर घर जाऊं? फिर यहाँ काम आता है मॉडल। ये जो व्यक्ति है इसने एक मॉडल बनाया, उसका नाम था अमूल। इस व्यक्ति ने एक मॉडल बनाया, उसका नाम था अमूल मॉडल। अमूल, इसका अमूल का मिल्क आप लोग दूध पीते हैं। अमूल मतलब क्या? अमूल का फुल फॉर्म है ए फॉर आनंद। एक गुजरात में जगह है उसका नाम है आनंद। आनंद पूरा जिला है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। इस व्यक्ति ने ये आनंद वाले जिले से ये चीज शुरू की, और वहां के सारे डेयरी वाले गांव वालों से बात की और पूछा
पूरा रिकॉर्ड रखा, तुम्हारे यहाँ कितनी गाय है, कितना दूध होता है, कितनी गाय है, कितना दूध होता है, कितनी बजे सुबह तक तुम दूध निकाल लेते हो, मतलब सब एक चार्ट बन गया कि राम है, राम के घर में 20 गाय हैं, रोज 100 लीटर दूध निकलता है और सुबह 6 बजे तक इसके यहाँ दूध तैयार हो जाता है। ये श्याम है, इसके पास 5 गाय हैं और इसके यहाँ 10 लीटर दूध होता है और रोज 6:30 बजे इसका दूध निकल जाता है। फिर क्या हुआ, इसने पूरा मॉडल बनाया कि हम घर घर जाके दूध उठाएंगे, घर घर जाके दूध उठाएंगे, जो आज भी चलता है। और दूध आया, फिर दूध को पैकेट बनाना, दूध को एक दूध में क्या बहुत सारे कीटाणु भी होते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए पद्धति उसे कहती है पाश्चुरीकृत करना या पैस्चराइजेशन करना। इससे क्या होता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है दूध में उसको हम हटा देते हैं। तो इन्होंने सुबह सुबह सबके घर से दूध उठाया, फिर अपने पास जो पूरी मशीन थी वहां पे इसको पाश्चुरीकृत किया या पाश्चराइजेशन किया, उसका इसको पैकेट में बांधा, जो बांधा और घर तक पहुंचाया। आज आप लोग देखिए अमूल का गोल्ड बिकता है 28 रुपए का आधा लीटर। ये जो मॉडल आया ना अमूल मॉडल, ये मॉडल, इस मॉडल को कहते हैं कोऑपरेटिव मॉडल। क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव मॉडल या सहकारिता मॉडल। यानी कि ऐसा नहीं था कि ये जो अपना, क्या हो गया भाई, स्क्रीन क्यों बंद हो गई? आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख रही। ऐसा नहीं था कि ये वर्गीश कुरियन खुद ही गाय का दूध निकाल रहा था, खुद ही बेच रहा था। इसने लोगों को इकट्ठा किया, यानी इसने कोऑपरेशन की भावना बनाई, सहकारिता। इसने लोगों से बात की, उनको समझाया तुम्हारे इतना दूध होता है, इस दूध का पैसा अगर तुम्हें घर में मिल जाए तो, ये तुम्हारा दूध रोज बिके तो। इस मॉडल कहते हैं कोऑपरेटिव मॉडल। और दुनिया का ये सबसे बड़ा कोऑपरेटिव मॉडल है, दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट कोऑपरेटिव मॉडल जो सक्सेस हुआ है और पिछले 45 साल से सक्सेस है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सक्सेस मॉडल है अमूल आनंद मिल्क यूनियन, जिसको शुरू किया वर्गीश कुरियन ने। और 5 साल में धूमधाम मचा दी, देश में इतना दूध हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं भाई, आपके घर में जो अमूल का दूध आ रहा है, आपको थोड़ी ना पता है किस गांव के किस व्यक्ति के घर का दूध है और कहाँ से पैस्चराइज, आपको तो फटाक से मिल गया ना। फिर इसका देख के, जैसे अपने एमपी की बात करें, अपना सांची का दूध, सांची, ये भी तो इसी का मॉडल कॉपी किया। इस तरह देश विदेश में इसका मॉडल कॉपी होने लगा और हमने ला दिया दुग्ध क्रांति, हमने ला दिया दुग्ध क्रांति। और ये सारा चीज हो रहा था नेशनल डेयरी प्लान के अंदर, यानी नेहरू जी ने राष्ट्रीय डेयरी प्लान बनाया था और उसमें कहा था कि यार ऐसा ऐसा करना है। इसकी कमांड दी थी एक आईएएस ऑफिसर को, जिसने देश में सफेद क्रांति ला दी। तो एक पढ़ा लिखा आदमी दुनिया बदल सकता है, ये आपके पास उदाहरण है। इसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, डॉक्टर वर्गीश कुरियन। यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो रिप्लाई कर दो। सर इसके पीछे एक मेन कारण इम्पोर्टेड ब्रीड भी तो है। वो तो हमने ये जब इसको सर्च किया ना कि भाई हमारे पास जो गाय है उनका पोषण क्या है, फिर हमने देखा कि यार हमारे पास जो गाय है वो बीमार पड़ती हैं, फिर हमने कुछ इंपोर्टेड ब्रीड भी लाई। यानी अल्टीमेटली हमें ये करना था कि हमें दूध की सिक्योरिटी मिल जाए, कि मेरे पास, मुझे रोज 50 लीटर दूध की आवश्यकता है, कुछ ऐसा हो जाए कि हमें 50 लीटर दूध की श्योरिटी मिल जाए। तो जब हमने इस पर रिसर्च किया कि मेरे पास कौन कौन सी गाय है, पोषण की जब मैं बात करूँ तो सिर्फ खाना नहीं है, हमने देखा मेरी गाय कैसी है, कितना दूध देती है, इसमें क्या कमी है, कितनी इसकी उम्र है और इसको क्या क्या बीमारी लग सकती है। फिर हमने दुनिया भर की देशों से बात की, वहां से भी गाय लाई, फिर उनको ब्रीडिंग कराया, मिक्स ब्रीडिंग कराया। लेकिन अल्टीमेटली फिर हमने ब्रीडिंग जब कराई तो हमने इस बात का ध्यान रखा कि वो स्वस्थ रहे, तभी तो वो मॉडल सक्सेस हुआ। हाँ जी सर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट रिवॉल्यूशन की बात, इसका मतलब पहले रिवॉल्यूशन हो गया, तो हो चुका था क्रांति और वो हमने देख लिया। तो नेशनल डेयरी जो प्लान था, इसकी पहली अवधारणा डॉक्टर वर्गीश कुरियन ने सफल की थी। उसके बाद इसी प्लान को रिप्लिकेट किया गया कि भैया मान लो ये इंदौर है, तो इंदौर के डेयरी वाले को बोला भाई आप ऐसा कर लो, भोपाल के डेयरी वाले को बोला आप ऐसे कर लो। ये छोटे छोटे से क्लस्टर बनाए गए, इसे कहते हैं क्लस्टर। और इस क्लस्टर का मेन उद्देश्य क्या था, एक जिला एक इलाका एक तहसील अपने आप में क्या हो जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, सेल्फ रिलायंट बन जाए दूध के मामले में। तो सरकार इस पे समय समय पे पैसा लगाती रहती है। और ये जो पूरी स्कीम है, ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब जो भी पैसा आता है दिल्ली सरकार से आता है, केंद्र सरकार से आता है। और इसका दूसरा फेज चालू हो रहा है, कब से चलेगा, कब तक चलेगा, कितना पैसा सरकार देगी, कुछ याद नहीं करना, कुछ याद नहीं करना। बस आपको ये जानना है आपके देश के लिए दूध क्यों जरूरी है, दूध की विकास यात्रा क्या थी, आज दूध का क्या महत्व है, आज दूध का क्या महत्व है। अब आपके लिए एक सवाल मैं छोड़ जाता हूँ कि दुनिया में सबसे ज्यादा दूध कौन सा देश उत्पादन करता है और खपत करता है, यानी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर कौन है दुनिया में सबसे बड़ा, वो आप लोग ढूंढना। ठीक है सर, भारत ये ही सारी होगा। कहानी है। तो कहानी क्लियर हुई आपको, नेशनल मिल्क मिशन क्या है? यस सर। ठीक है, बाकी चीज नहीं पढ़ना किसने क्या किया है। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हर राज्य सरकार का अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। इस डिपार्टमेंट के नाम में आप देखोगे एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज। ठीक है, यानी एनिमल हस्बेंड्री मतलब जो हमारे जानवर है उनकी उनकी देखभाल करना, फिर उनसे हमें दूध निकालना। और
फिशरीज मतलब एक तरह का डिपार्टमेंट बनाया गया है। इसमें क्या किया है हमने, जो दूध वाले हैं, डेयरी वाले, फिशरीज को जोड़ दिया है, ये एक डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों काम देखता है। और ऐसे जानवरों को जो दूध देते हैं उन जानवरों को कहते हैं मिल्च एनिमल्स। क्या कहते हैं? मिल्च। मिल्च एनिमल वो होते हैं जो दूध देते हैं। बकरी भी दूध देती है, ऊंट भी दूध देता है। ठीक है, तो उन सब जानवरों को मिल्च कहेंगे। और ध्यान रखिए, जैसा दूध निकलता है वैसा आपके पास आता नहीं है। उसको हम ऐसे कहते हैं कि हम उसको फैक्ट्री में ले जाते हैं, उसको पैचुरेट करते हैं। आपके पास दूध की अलग अलग वैरायटी है, कोई टोन्ड मिल्क है, कोई डबल टोन्ड मिल्क है, कोई सिंपल दूध है, कोई गोल्ड दूध है। किसी में मलाई ज़्यादा पड़ती है, किसी में मलाई कम पड़ती है, उसी बात का पैसा है। लेकिन अल्टीमेटली सारी चीज़ से हम क्या कर रहे हैं? प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट कर रहे हैं। मतलब एक किसान जो अरे यार, आप लोग चैट में मत जवाब दो, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, करते रहना बाद में। कि एक डेयरी वाला जिसके पास एक गाय थी, उसको प्रोत्साहन मिलेगा, भैया क्या एक गाय है मेरे पास, 20 लीटर दूध रोज होता है, रोज के 1000 रुपये मिल जाते हैं मुझको। अगर मैं 2 गाय कर लूँ, 5 गाय कर लूँ, 5 भैंस कर लूँ, तो वो अपने और वो उस पर काम करता है, रोजगार मिलता है, आत्मनिर्भर बनता है वो इलाका। हम अपने सेल्फ सफिशिएंट बनते हैं, सेल्फ रिलायंट बनते हैं। सिर्फ दूध ही नहीं पीते, दूध से दही बनाते हैं, रबड़ी बनाते हैं, मक्खन बनाते हैं, रसमलाई बनाते हैं, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, है ना। और इससे दूध की बहुत बड़ी इंडस्ट्री, डेयरी इंडस्ट्री को फायदा होता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री को फायदा होता है। हम अपने जानवर को सम्मान करते हैं, जानवरों का जीवन स्तर अच्छा होता है। और ह्यूमन और जानवर मिलके ही पूरे बायोडाइवर्सिटी को अच्छा बनाते हैं, हमारा पर्यावरण अच्छा होता है। ठीक है, बहुत सारी चीज होती हैं। और ग्रामीण लेवल पे, विलेज लेवल पे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बहुत बूस्ट मिलता है, उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। सब पूरी रामायण है, इसको पढ़ना मत, थोड़ा दिमाग लगाओगे हर चीज का बात आप लिख लोगे। ठीक है, अल्टीमेटली इससे फायदा किसको होता है? किसान को। वो किसान जिसको अपने घर से बाहर नहीं निकलना, उसको रोजी रोटी के लिए मानपुर के किसान को इंदौर नहीं आना, मानपुर में ही उसको 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है, 10 लाख रुपए महीना कमा सकता है। यानी आपको पलायन नहीं करना है, और पलायन नहीं करोगे तो कोविड-19 जैसी सिचुएशन झेलनी नहीं पड़ेगी कि मुंबई दिल्ली से गठरी लेके बेचारे पैदल चले आ रहे हैं। यानी हम आपको आपके घर में काम देंगे, हर चीज से अच्छा अच्छा है। अगली न्यूज पे चलते हैं, फिट इंडिया फ्रीडम रन। इसमें क्या बताएं हम, चलो समझाते हैं। देखो, आजादी के 75 साल कब होंगे? 2022 में। हम इंडिया एट 75, इस बार की थीम क्या थी? इंडिपेंडेंस डे की, इंडिया एट 75। मतलब 2022 को हम 75वां वर्ष मनाएंगे। लेकिन 2021 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक हमारी सरकार एक महोत्सव मना रही है, एक उत्सव मना रही है। उस उत्सव का नाम क्या है? अमृत अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव, ये पूरा साल हम एक महोत्सव मना रहे हैं, इसका नाम है अमृत महोत्सव, क्योंकि हम 75 साल के होने वाले हैं। इंडिया एट 75, इंडिया 75 साल का होने वाला है। इस अमृत महोत्सव के अंदर सरकार बहुत सारे नए नए स्कीम ला रही है। स्कीम कैसी? दौड़ो, पढ़ो, लिखो, खेलो, कूदो, विदेश जाओ, आओ जाओ। ये छोटे छोटे जिसे कहते हैं स्कीमें हैं। इससे लोगों का क्या बढ़ाएंगे? हम लोगों का इंगेजमेंट बढ़ाएंगे। एंगेजमेंट मतलब व्यक्ति अपनी रोजमर्रा के जीवन से उठ के भी देखे कि देश में क्या हो रहा है, देश ने क्या जिया, क्या खोया, क्या पाया। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सुबह शाम जॉब किया और घर जाके सो गए। मतलब थोड़ा एंगेज करो यार, देश के साथ जानो, देश को जानो, इंडिया को जानो। तो सरकार ये छोटे छोटे फ्लैगशिप प्रोग्राम निकाल ले कि इंडिया दौड़ेगा, इंडिया ओलंपिक को चेयर करेगा, इंडिया ये करेगा, वो करेगा। और जैसा कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी 2026 में हमारी मीडियन एज यानी औसत आयु हमारी होगी 31 वर्ष। यानी पूरे देश के जितने लोग हैं उनकी आबादी, उनकी आयु को जोड़ दें और उनकी आबादी को जोड़ के मतलब डिवाइड कर दें, तो लगभग औसत, मतलब हम बहुत युवा देश है और हमसे ज़्यादा युवा कोई नहीं है। और ये जो युवा है इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। इस शब्द को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। यानी जब भी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात आए तो ये हमारे लिए, अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए क्या है? हमारे फायदे में, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड की औसत उम्र बहुत कम है। यानी हमारे देश का युवा अभी मतलब लोग अभी युवा है। चाइना की औसत उम्र 42 साल जा रही है, मतलब वहां के लोग बूढ़े हो रहे हैं, हम अभी जवान हैं। तो जवानों पे फोकस किया जा रहा है। अल्टीमेटली देखना इस साल मतलब पूरे साल, चाहे केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर जो स्कीमें आ रही है, अल्टीमेटली आप देखोगे यूथ को फोकस किया जा रहा है। तो अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स है, ठीक है। और जो मैंने खेल युवा मंत्रालय जो है उसने चलाया है कि इंडिया फ्रीडम रन 2.0, यानी 1.0 भी हुआ था। दौड़ो, मैराथन होगी, लोग जीतेंगे, पैसा मिलेगा।
राष्ट्रपति से मिलने को मिलेगा, प्रधानमंत्री से मिलने को मिलेगा। लेकिन अल्टीमेटली हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हम मना रहे हैं अमृत उत्सव, और अमृत उत्सव के तहत हम बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। अमृत उत्सव क्यों मना रहे हैं? हम 78 साल के होने वाले अगले साल, तो खुशियां हम इसी साल से मनाना शुरू कर दिए, और पूरे एक साल हम मनाएंगे अमृत उत्सव। इस उत्सव का मेन एम क्या है? आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना। आम जनता अपने देश के बारे में जाने, अपने समाज के बारे में जाने, क्योंकि अगर वो जानेगी तो अल्टीमेटली इसका भाव बनेगा, बंधुत्व का भाव बनेगा, फ्रेटर्निटी का भाव बढ़ेगा। इंसान अपने घर की रोटी सब्जी की से उठ के, दाल रोटी से उठ के देश के बारे में समझे, समाज के बारे में समझे, जाने कि हम 75वां वर्ष बना रहे हैं तो इसके पीछे किनका योगदान था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स क्यों थे, क्या थे, कैसे थे, हमारा इतिहास क्या था, ये सब सारी बातें। तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं आती रहेंगी, ठीक। लेकिन अल्टीमेटली ये सब किसके अधीन हो रहा है? अमृत महोत्सव के अधीन। अमृत महोत्सव, यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो अप्लाई कर दो। लेकिन थोड़ी बुरी बातें भी, ये जो मैंने बोला, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे लिए अभी क्या है? वरदान है। ये वरदान अभिशाप बनने वाला है अगर भारत सरकार अगले 5 सालों में इस युवा के लिए कुछ काम नहीं करेगी। ये युवा नौकरी मांग रहा है, ये युवा पैसा मांग रहा है, ये युवा रोजगार मांग रहा है, ये युवा बोल रहा है लोन दे दो हम अपनी दुकान खोलेंगे, ये युवा बोल रहा है हमें स्किल सिखा दो अपना काम करेंगे। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दुनिया कह रही है अगर भारत ने इसको सही तरह से यूज नहीं किया तो भारत के लिए सदी का सबसे बड़ा डिजास्टर साबित होगा। ये युवा डिजास्टर मतलब ये युवा जो अभी औसत उम्र में है, अगर उसको सही टाइम पर नौकरी नहीं मिलेगी, सही टाइम पे ये पैसा नहीं कमाएगा, सही टाइम पे स्किल नहीं होगा, तो 5-8 साल बाद ये युवा बुढ़ा हो जाएगा। और जब बुढ़ा हो जाएगा तो भी सरकार से बोलेगा भाई देखो मेरी उम्र हो गई है, अब मेरे हाथ पैर नहीं चलते, हमको पेंशन दो। हमारा पेंशन मत दो, हमें खाना दो, खाना नहीं दे सकते तो हमारा इलाज कराओ। यानी जो अभी आपके लिए क्या है? एसेट है, यानी जिससे आप पैसा कमा सकते हो, वो 5 से 10 साल में आपका क्या बन जाएगा? लाइबिलिटी बन जाएगा, मतलब आपकी जिम्मेदारी बन जाएगा। चाइना जब जवान था, यानी आज से 15 साल पहले, तो उसने अपनी औसत आयु जब उसकी कम थी तो उसने उस औसत आयु का इतना अच्छा यूज किया कि आज चाइना सुपर पावर बन रहा। आज चाइना हर कुछ बनाता है, और हमारे लिए ये मौका है। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड वाला है ना, ये 2015 से शुरू हो गया है। 2015 से 2026 तक का ये जो अगला 11 साल है, मतलब अब तो 5 ही साल बचे, 4 साल, इसमें भारत के लिए बहुत अच्छा चांस है कि अपनी अपनी औसत आयु को, मान लो मेरी उम्र मान लो 32 साल है, अगर मेरे पास कोई स्किल है, उस स्किल से मैं खुद भी कमाऊंगा, अपने घर में पैसा भी लाऊंगा, 4 लोगों को और ट्रेन करूंगा। लेकिन अगर मैं अनस्किल रह गया, मुझे कुछ काम धंधा नहीं आता, और 10 साल बाद में 40 साल का हो गया, तो कोई मुझको काम नहीं देगा, और मैं बार बार जाऊंगा जंतर मंतर में सरकार के खिलाफ हल्ला करूंगा, मुझको पैसा दो, मुझको खाना दो, नहीं तो आत्मदाह कर लूंगा। मतलब सरकार के लिए क्या हो जाएगी? चिंता वाली बात हो जाएगी, लोग चक्का जाम करते रहेंगे। तो अगर भारत सरकार ने ये जाति पाति से उठ के, धर्म से उठ के युवाओं का ध्यान नहीं दिया, तो 5 साल बाद ये युवा जो है ना, नेताओं के बाल नोच लेंगे। और दुनिया इसको वेट कर रही, दुनिया ये कह रही कि हम भारत को बर्बाद होते हुए देखेंगे, क्योंकि भारत अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही तरह से यूज नहीं कर रहा। कुछ देश तो चिंतित है कि यार मेरा परम मित्र भारत के साथ ऐसा क्यों हो रहा, लेकिन हमारे कुछ और परम मित्र हैं, पाकिस्तान और चाइना, बड़े खुश हैं कि बोल रहे हैं कि बस 4 साल तो और है। अगर 4 साल में भारत के युवाओं को यहाँ की सरकार ने ढंग से यूज नहीं किया ना, यही युवा सरकार को डंडा मारेंगे। जैसे आपने देखा 3 दिन पहले भोपाल में बच्चे गए थे विरोध करने, उनको डंडा मार रहे थे। ठीक है, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड इज बोथ बून एंड बेन फॉर अस। ये हमारे लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। क्यों? क्योंकि युवा तो है, युवा तैयार है, युवा जोश में है, युवा के पास ताकत है। युवा को काम नहीं दोगे तो क्या करेगा? बाद में आपको बताएगा युवा। क्लियर हो रही है मेरी बात? अप्लाई कर दो। यस सर। ठीक है, सरकार कहती है भैया दौड़ोगे तो निरोगी रहोगे, आपको बीमारी नहीं होगी, बीमारी नहीं होगी तो आपका पैसा बचेगा, आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस बचेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। अरे स्वस्थ रहेगा युवा, लेकिन काम तो दो उसको। आप युवा को स्वस्थ तो बना रहे हो, लेकिन युवा को काम नहीं दे रहे। ठीक है, और आजादी का अमृत महोत्सव, रन फॉर इंडिया, सब चल ही रहा है। ठीक है, ये सब मैंने समझा दिया। फिटनेस की डोज आधा घंटा दो रोज, मैं कहता हूँ फिटनेस की डोज आधा घंटा दो रोज, और 10 घंटे का दो काम। नहीं चले था ना, तो काम तो दो भाई, 10 घंटे वाला, आधे घंटे तक एक्सरसाइज कर लेंगे हम। खैर, सरकार जाने क्या करना है अपने को। अगली न्यूज में चलते हैं। पोरस कार्बन नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम वेस्ट अनियन पील्स। पोरस कार्बन नैनो पार्टिकल्स फ्रॉम वेस्ट अनियन पील्स, ये क्या है यार? ये तो साइंस का टॉपिक है, मुझे 20 सेकंडों में इसको पढ़ तो नहीं, बोलना क्या चाह रहा है, क्या बनाएगा ये?
अच्छा देखो, आज के जमाने में हमारे पास ऐसे गैजेट्स आ गए हैं, जैसे एक ऑक्सीजन वो था, एक डिवाइस है ना, अपन ऑक्सीजन नापते थे, उसको क्या कहते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेवल नापते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर सर। उस डिवाइस का नाम क्या है जिससे ऑक्सीजन लेवल नापते हैं अपन? ऑक्सीमीटर। Oximeter. बताओ यार, मैं पेट में मुंह में ऑक्सीमीटर नहीं सर। आ रहा। उस डिवाइस का क्या ऑक्सीमीटर। नाम है जिससे ऑक्सीजन लेवल नापते हैं, कोविड में चल रहा? ऑक्सीमीटर सर, ऑक्सीमीटर। वेरी गुड, ऑक्सीमीटर। 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 तो ऑक्सीमीटर को अगर आप देखो तो ऑक्सीमीटर क्या करता है, आप उसमें अपनी उंगली लगाते हो, यानी स्किन, वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आता है, और हमारी स्किन में, हमारे शरीर में गर्मी है, हीट है, बहुत हल्की ऊष्मा है हर जगह, उस हीट को, ऊष्मा को सेंस करता है। क्या करता है? सेंस करता है। ठीक है, क्योंकि हीट कैसे है, क्योंकि हमारी स्किन के नीचे क्या चल रहा है, खून, खून दौड़ रहा है, और खून से शरीर गर्म रहता है। जब इंसान कहते हैं ना इंसान मर गया, यानी हम क्या बोलते हैं, उसका शरीर ठंडा हो गया। ठंडा होना मतलब उसके शरीर में खून दौड़ना बंद कर दिया। जैसे खून दौड़ना बंद, शरीर की गर्मी खत्म, तो अपन क्या बोलते हैं, शरीर ठंडा हो गया, अब छोड़ दो, जाने वाला गया। ठंडा मतलब खून दौड़ना बंद। फिर ये जो हीट है, ये हीट कहाँ से आ रही? खून से आ रही। फिर इस खून को वो महसूस करता है, इसके फ्लो को महसूस करता है, इसकी रफ्तार को महसूस करता है। कौन? ऑक्सीमीटर। कितनी रफ्तार में दौड़ रहा है, क्या इसका प्रेशर है, सब महसूस करता है, और उससे वो बता देता है आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, 95 है कि 45 है। यानी सारा खेल किसका है? सारा खेल सेंस करने का है। सारा खेल सेंस करने का है। और सारे खेल में सेंस कैसे किया? हीट ट्रांसफर से। हीट ट्रांसफर से सेंस किया। हीट ट्रांसफर हुई तभी तो सेंस किया भाई। कोई भी डिवाइस, आपके पास कोई भी डिवाइस है, आप, मैं लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, मैं लैपटॉप अगर गर्म हो जाएगा तो यहाँ से एक मेरे लैपटॉप पे एक सिग्नल आ जाएगा कि भाई आपका जो सीपीयू है वो ज्यादा बहुत लोड ले रहा है। यानी जो आपके पास आपका सीपीयू मैपिंग आती है कि भाई कौन सा ऐप, कौन सा एप्लीकेशन ज्यादा कंप्यूटर को लोड दे रहा है, तो एक आ जाता है। कैसे से पता करता है? सेंस करता है। और सेंस का, किसी भी चीज को सेंस अगर करना है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अगर सेंस करके जानता है तो वो हीट को महसूस करता है। साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं हीट ट्रांसफर। आपके पास बिना ड्राइवर की कार है और वो चल रही है, सामने कुत्ता आ गया, वो कैसे रुक जाती है? वो कुत्ता नहीं पहचानता, वो तो ठीक है, कुत्ता है, बिल्ली है, वो तो पत्थर भी आएगा तो भी रुक जाएगी। क्यों? हर चीज की एक ऊष्मा है, चाहे वो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, हर चीज की एक ऊष्मा है। यानी हर चीज के पास एनर्जी है, और सबके पास एक पोटेंशियल है, काइनेटिक एनर्जी है। पत्थर है, भारी है, वो भारी क्यों? उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। एक कार चलती हुई आ रही, आपको ठोक दी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी थी और पोटेंशियल दोनों थी। वो कार वजनी थी और चल भी रही थी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो रही? सेंस, किसी चीज को सेंस कैसे करते हैं? रिप्लाई करो। जी सर। अब क्या हुआ? अब साइंटिस्ट लोग काम करते रहते हैं। उन्होंने प्याज को लिया, प्याज मैं बनाता हूँ, प्याज 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 का बहुत सारा छिलका है, इस छिलकों को एक करके हम निकालते हैं। इसको बोलते हैं प्याज का छिलका, जिसके कहते हैं पील्स। क्या कहते हैं? पील्स। ठीक। अब ये जो प्याज का छिलका है, यानी जो इसका पील्स है, इस पे इन्होंने बहुत दिनों तक रिसर्च किया, कई सारे केमिकल डाले इसमें, कुछ डाले, और इन्होंने बोला कि ये जो पील्स है, ये एक निश्चित केमिकल के उपयोग में इसके अंदर सेंस करने की कैपेसिटी आ जाती है, यानी सेंस करने की क्षमता इसके अंदर आ जाती है। इसका मतलब क्या? ये क्या सेंस करती है? ये ट्रांसफर ऑफ हीट को सेंस कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ हीट को सेंस कर सकती है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये, मेरे पास एप्पल की वॉच है, मेरी वॉच मेरी कलाई पे लगी हुई है, और ये सेंस करती है कि मैं अगर दौड़ रहा हूँ तो बता देती है आपकी हार्ट बीट कैसी है, सेंस करती है कि आपका ऑक्सीजन लेवल कैसा है, ब्लड प्रेशर लेवल कैसा है, सेंस कर रही है। ये सिर्फ सेंस कर रही, यानी इसमें कोई सेंसर लगा होगा। और सेंसर अल्टीमेटली क्या है? सेंसर अल्टीमेटली क्या है? कुछ सर्किट्स है। सेंस जो कर रहा है वो मतलब एक तरह के, मान लो कोई प्लेट लगी होगी, वो प्लेट ही सेंस कर रही। आप मोबाइल फोन पीछे से खोलो तो उसमें एक पूरी प्लेट होती है, यानी उसमें सर्किट है। वो सर्किट किससे बने होते हैं? डायोड से बने होते हैं। यानी कुल मिला के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होता है, ज्यादा अंदर नहीं घुसते हैं। तो अभी के जो हमारे साइंटिस्ट है, उन्होंने बोला कि अगर एक हम प्याज के छिलके को उस लायक बना सकते हैं कि वो सेंस करना शुरू कर दे, यानी प्याज के छिलकों को हम आज नहीं तो कल सर्किट बोर्ड में यूज कर सकते हैं। प्याज के छिलकों को हम सर्किट बोर्ड में यूज कर सकते हैं। चलो इतनी बात समझ में आई कि हम प्याज के छिलकों की, यानी अभी तक क्या होता है, देखो सर्किट, कोई भी जो सर्किट है, कोई भी आईसी, इंटीग्रेटेड चिप आईसी, वो किससे बनती है? वो किसी ना किसी मेटल से बनती है।
और खासकर ये जो मेटल है, ये जो धातु है ना, ये पॉइजनस धातु होती है। पॉइजनस मतलब इसको अगर पानी में फेंक दोगे, जमीन में फेंक दोगे, जमीन को विषैला बना देंगे। और ये जो वेस्ट है ना, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमारे देश दुनिया में बहुत सारा इकट्ठा होता जा रहा है। हम तो रोज हर 2 महीने में पैसा जेब में मोबाइल फोन नया खरीदते, पुराना फेंक देते हैं, लेकिन वो पुराना फोन गया कहाँ, आपने ध्यान नहीं दिया कभी? जमीन में पड़ा है, कहीं और पड़ा है, और विषैला कर रहा है हमारे पर्यावरण को। तो दुनिया में ये चीज है कि भैया देखो, हमें सर्किट तो चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहिए, क्योंकि हम तकनीक को तो लेंगे, हम तकनीक को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं, और तकनीक को अगर बढ़ावा देना है तो हम इससे तो मना नहीं कर सकते। मतलब कोई कहे कि भैया तालिबान जैसे कि हम मोबाइल नहीं छुएंगे, हम ये नहीं छुएंगे, ऐसा नहीं। लेकिन हम क्या इनमें लगने वाले जो पदार्थ हैं, ये जो धातु है, क्या इसका कोई तोड़ निकाल सकते हैं क्या? क्योंकि धातु तो विषैली है, और विषैली है तो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही। भैया आपने फेंक दिया कोई धातु, एक बेचारी गाय चल रही थी, पन्नी भी खाई, आपकी धातु भी खा गई, 4 दिन बाद मरी पड़ी मिली, मालूम चल रहा उसके पेट में ये इस तरह के 2 आईसी थी, उसको तो बेचारी भूखी थी। तो हम इसका तोड़ निकाले, दुनिया भर के साइंटिस्ट तोड़ निकाल रहे हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने तोड़ निकाला और बोला कि जो प्याज के छिलके हैं ना, उनको हम सर्किट में यूज कर सकते हैं। तो सवाल है कि भाई कौन से सर्किट में यूज करोगे, यानी ये आईसी कहाँ लगाओगे? तो हमने बोला हमारे पास ऐसे जो भी अप्लायंसेस है, जो भी गैजेट है जो सेंस में काम करते हैं, यानी जो, जैसे मैंने बोला एप्पल की वॉच, जैसे मैंने बोला ऑक्सीमीटर, जो हमारे शरीर में टच होता है और हमारे शरीर की गर्मी ऊष्मा को पकड़ के बता देता है। तो बोला कि हम इन अप्लायंसेस में, इन इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में इसका यूज कर सकते हैं। तो कैसे आप कर सकते हो भाई? प्यार हीट ट्रांसफर कब होगी? मान लो चला कि मान लो ये ऊष्मा का एक अणु है, ये ऊष्मा का एक अणु है, ये अणु इधर से इधर जाएगा, इसका मतलब, और यहाँ से यहाँ तक जाने का उसके पास रास्ता है। बीच मान लो 4 गेट आते, तो वो 4 गेट अगर पार कर गया तभी तो इधर पहुंचेगा ना। तो जब इसे कहते हैं माध्यम या मीडियम, माध्यम कैसा भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस कैसा भी हो सकता है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब ये यहाँ से इस माध्यम से इसको पार कर सकता है। तो जब भी हम किसी माध्यम को पार करते हैं तो उस रास्ते को हम बोलते हैं पोरस। पोरस मतलब ये कि मालूम चला कि भाई मेरे घर में 2 कमरे हैं और बीच में पार्टीशन के लिए हमने तिरपाल लगा दी मान लो, लेकिन मैंने तिरपाल फाड़ दी बीच से, अब कोई इस कमरे से उस कमरे उस छेद से निकल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि मेरी तिरपाल पोरस हो गई, यानी बीच में छेद है, कोई भी निकल जाता है। तो जब बीच में छेद है, यानी ट्रांसफर ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है वो हो रहे हैं, तो ऐसी चीज को हम बोलते हैं पोरस, जिसमें छिद्र है या छेद है। और जब कोई चीज आर पार जाएगी, जब ट्रांसफर होगी तभी तो सेंस करेगी ना। मतलब हम जो भी ऐसे अप्लायंसेस बना रहे थे जो सेंस कर रहे थे, जैसे आपका ऑक्सीमीटर हो गया, जैसे आपकी वॉच हो गई, रिस्ट बैंड हो गए, इनमें जो भी सर्किट यूज कर रहे थे, उसमें जो भी धातु यूज कर रहे थे वो कैसी धातु थी? पोरस धातु थी। वो कैसी धातु थी? पोरस धातु थी। बहुत सारी ऐसी घड़ियां आती हैं जो वाटर प्रूफ होती हैं, आप पानी में डूब जाएं आपका घड़ी खराब नहीं होती, तो उसमें कौन सी धातु यूज होती है? नॉन पोरस, क्योंकि अगर उसमें पोरस यूज होती है तो पानी घुस नहीं जाएगा उसके अंदर, तो उसमें नॉन पोरस यूज होती है। यानी अपने यूज के हिसाब से हम अपने जो मेटल है, जो अपने सर्किट है, उनको पोरस या नॉन पोरस बनाते हैं। तो अभी ये एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च में ये बताया गया है कि हमारा जो प्याज का छिलका है वो पोरस होता है, उसमें कार्बन होता है और वो पोरस कंटेंट होता है, और उसमें हम कुछ विशेष पद्धति का यूज करके हम उसको स्लैग बना सकते हैं कि भविष्य में हम ऐसी जो डिवाइस जो सेंस करती हैं, जैसे मान लो ऑक्सीमीटर, उसमें उसके सर्किट में हम प्याज से बने हुए सर्किट को यूज कर सकते हैं। ये पूरी कहानी है। क्लियर हुई मेरी बात? रिप्लाई करो। यस सर। थोड़ा कठिन हो सकता है, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड है, 2 बार 3 बार सुन लेना इस बात को, ठीक है? ये पूरा डायग्राम से घबराओ मत, मैंने आपको समझाया इस बात, ठीक है? और ऐसी जो डिवाइसेस जिससे मोटे तौर पे, जैसे मैंने ऑक्सीमीटर बोला, रिस्ट बैंड बोला, जो कि पॉलीमर से बनी होती हैं और वो हैवी यूज के लिए होती हैं और डेली यूज के लिए होती हैं, उनमें हम नैनो मटेरियल्स का यूज करते हैं, बहुत छोटे पोरस का मटेरियल का यूज करते हैं, लेकिन ये अल्टीमेटली ये सब कैसे हैं? विषैले हैं, और इन्हीं सब का हम क्या निकाल लें? तोड़ निकाल लें कि वो। और थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल जो मैंने बोला ना, थर्मल मतलब ऊष्मा का आदान प्रदान, तो जो मैंने हीट ट्रांसफर बोला, कंडक्टिविटी मतलब होता है जाना, गुजरना, चलना, कंडक्ट हो रहा है ना? ये सब साइंस की लैंग्वेज है, ज्यादा घबराना मत इसको लेकर। तो अभी हम इसके जगह हम नैनो पार्टिकल्स का यूज करते हैं, नैनो ट्यूब्स का यूज करते हैं, और अल्टीमेटली इन सबको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते, इन सबको रीयूज नहीं कर सकते। ये सारे वेस्ट जो है, मान लो आपके पास ये
मेरे पास पेन टैब से मैं पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास एक माउस है, ये सब खराब हो जाएगा तो उठा के फेंक दूंगा क्योंकि ये रिसाइकल नहीं होते। लेकिन दीज ऑल आर पॉइजनस सब्सटेंसेस, ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम धीमे धीमे एक सब्स्टिट्यूट की ओर बढ़ रहे हैं कि हम किस तरह, क्योंकि अगर ये प्याज के छिलके से आईसी बनेगा, सब कुछ काम करेगा, लेकिन जब उसको उठा के फेंक दोगे तो 1 साल के अंदर वो अल्टीमेटली तो प्याज ही था ना, अल्टीमेटली तो बायोडिग्रेडेबल था, वो उस जमीन में खत्म हो जाएगा, खप जाएगा, जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगली न्यूज में चलते हैं, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। और ये हमारी भारत सरकार का एक ये है कि भाई हम आत्मनिर्भर बने। क्या बने? आत्मनिर्भर बने, यानी सेल्फ रिलायंट बने। इसके लिए काम है। असल में क्या है ग्रीन, क्या है? ठीक है, हमारे हम जो सब्जियां खाते हैं, इस सब्जी में सबसे ज्यादा किसकी खपत होती है? टमाटर, प्याज और टमाटर, प्याज और टमाटर, प्याज और आलू। आलू के बिना तो कोई सब्जी नहीं बनेगी। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि ये इजिली पेरिशेबल है, इजिली पेरिशेबल है, मतलब ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। भाई टमाटर लाए आप, 1 हफ्ता नहीं खाओ, सड़ जाएंगे। प्याज लाओ, सड़ जाती है। आलू, आलू में दाने वो निकल जाते हैं, बीट्स निकल जाते हैं उसके, यानी ये बहुत जल्दी पेरिशेबल्स है। अब ऐसा तो नहीं कि भाई मैं मान लो इंदौर में रहता हूँ, राजवाड़े में, तो राजवाड़े में खेती होती है आलू की, आलू कहीं ना कहीं से तो आएगा। कभी कभी क्या होता है, अगर मेरे पास अच्छी सप्लाई चेन नहीं हो, सप्लाई चेन मतलब फील्ड टू प्लेट, ये कहावत है, यानी खेतों से आपकी आपकी प्लेट तक। जिस तरह टमाटर किसी खेत में होगा और आपके कट पिट के आपके घर में आपकी प्लेट तक आ गया, रसोई तक, ये जो पूरा काम किया किसने किया? सप्लाई चेन ने किया। मतलब खेतों में गया, खेतों से टमाटर निकाला, फिर वहां से इन टोकरियों में रखा, फिर गाड़ी में रखा, फिर मंडी आया, मंडी में बिका, फिर वहां से कुछ करते करते बिग बास्केट ने खरीदा, बिग बास्केट ने आपको पैक, आपने ऑर्डर किया, बिग बास्केट ने आपको पहुंचा दिया। इसे कहते हैं सप्लाई चेन। तो वैसे अखरोट है, गेहूं है, चावल है, आप उसको पिछले साल उगाओ, 1 साल तक रखे रहो, खराब नहीं होते। लेकिन ये आलू, टमाटर, प्याज तो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। और ये जरूरी भी है, रोज चाहिए हमको, लेकिन इजिली पेरिशेबल भी है। तो हमें एक बहुत एफिशिएंट सप्लाई चेन चाहिए कि अगर आज टमाटर सुबह टूटा है तो आज शाम तक किसी ना किसी की प्लेट में पहुंच जाए, तो फिर वो ताजा रहेगा टमाटर। और टमाटर ताजा रहेगा तो खाने में मजा आएगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे उसके। सड़े टमाटर के पैसे तो नहीं मिलते। तो मोदी सरकार ने 2018 में एक स्कीम चलाई थी, उसका नाम था टॉप स्कीम। क्या स्कीम थी? टॉप। टॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के लिए सरकार एक बहुत अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट ला रही थी। क्योंकि इस टमाटर को अगर लंबे समय तक अच्छा रखना है तो हमारे पास कुछ ऐसे कोल्ड चेन होने चाहिए, यानी कुछ ऐसे डिब्बे होने चाहिए जो ठंडे रहते हैं। और हमारे पास अच्छे अच्छे ट्रक होने चाहिए, अच्छे अच्छे उनमें कंटेनर होने चाहिए कि फटाफट हम पहुंचा दें। क्योंकि कोई इलाका टमाटर अच्छा उगाता है, कोई आलू अच्छा उगाता है, कोई प्याज अच्छा उगाता है, और दिखाता तो पूरा देश है। तो इन तीनों के लिए सरकार ने एक स्कीम लाई थी, उसका नाम था ऑपरेशन ग्रीन स्कीम। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम, इसके तहत ये था कि ये चीज, इस टमाटर उगाने वाले किसान को भी अच्छा पैसा मिले, और जो अपनी प्लेट में उस टमाटर को खाने वाला है वो भी अच्छे पैसा देकर, यानी एक रीजनेबल पैसा देके एक अच्छा टमाटर लेके जाए अपने घर में, काटे और खाए, एंजॉय करे। ये था ऑपरेशन ग्रीन का कॉन्सेप्ट, कि उत्पादक को भी अच्छा पैसा मिले और जो कंज्यूमर है उसको भी अच्छी चीज मिले। यहाँ तक की बात क्लियर है? रिप्लाई कर दो। यस सर। अब इसमें सबसे बड़ा योगदान आता है कि हमारे पास मिनिस्ट्री, इसका नाम है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, यानी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। क्योंकि भाई एक टमाटर खेत से निकला और आपने इसको खुली डोलची में ऐसे रख दिया, आपने ट्रक में भर दिया, ट्रक जा रहा है 10 घंटे के रास्ते में, बीच में गर्मी पड़ रही है, टमाटर तो पिचक जाएगा ना। फिर आप मंडी में ले गए, वहां पे आपने टमाटर उठा के फेंक दिया, फिर वहां से पिचकते हुए पहुंचा, तो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मंत्रालय का रोल आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग। मतलब इसका ये है कि जिस तरह टमाटर खेत से निकला लगभग वैसा ही उसकी थाली में पहुंच जाए कंज्यूमर की। और इसके लिए एक पूरी मशीनरी चलती है, जिसको कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण मिनिस्ट्री या फूड प्रोसेसिंग। या मान लो आलू निकला, आलू, तो आलू से तो लेस भी बनता है ना, चिप्स भी बनती है। तो आलू अपने आप लेस तो बनेगा नहीं, लेकिन आलू को चिप्स बनाने के बीच में जो जो चीजें लगती हैं उसमें हमारे देश का एक मंत्रालय है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री, वो काम करती है। और इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें अच्छी जगह पे वेयर हाउस हो, अच्छी रोडें हो, अच्छी सड़कें हों, अच्छी मंडियां हों, सही पैसा मिले, सही दाम मिले। क्योंकि अल्टीमेटली मेरे देश में फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है। कोई नहीं चाहता ना कि 150 रुपए किलो प्याज खरीदे, मिलेगी तो खरीदेगा मजबूरी में, लेकिन वो नहीं चाहता ना। 150 रुपए किलो अगर प्याज होगी ना तो 4 दिन बाद खाना बंद कर देगा वो। और कोई किसान भी नहीं चाहता कि उसकी प्याज 150 रुपए किलो बिके।
ना वो चाहता कि उसकी प्याज 2 रुपए किलो बिके, यानी एक रीजनेबल रेट में बिके, सबको मिले, सबका भला हो, सबका साथ सबका विकास। इसके लिए ये ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चली थी, और इसी स्कीम में सरकार समय समय पे बहुत सारी चीज करती रहती है, नई नई चीज इसमें जोड़ती रहती है, वही सारी बातें हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि हर राज्यों में एक वो बन रहा है, फूड पार्क बन रहा है। फूड पार्क, फूड पार्क मतलब ये ऐसा एक क्षेत्र होगा जहाँ पे अगर किसान अपना आलू लेके पहुंच जाए और लेस पहुंच जाए कि मुझे तो चिप्स बनानी है, तो उसी एरिया में आलू कटेगा भी, मसाला भी डलेगा और लेस भी बन जाएगा, और लेस पैकेट बंद होकर यहाँ से निकल भी जाएगा। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप सॉल्यूशन। इसी मंडी में टमाटर ही पहुंच जाएगा, फिर किसान केचप वाला भी आएगा, केचप बना के किसान केचप भी यहाँ से निकल जाएगा। तो फूड पार्क बहुत बड़ा एक एरिया होता है, लगभग 450 करोड़, मिनिमम 450 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आता है। यहाँ किसान भी आता है, सप्लायर भी आता है, प्रोड्यूसर भी आता है, सब कोई रहते हैं यहाँ पे। यानी एक ऐसी मंडी जो बहुत हाईटेक है, वहां सिर्फ कच्चा माल नहीं बिकता, फिनिश्ड गुड भी बनता है। यानी इस आलू से लेस की नमकीन बन के भी निकलती है वहां से। इसे कहते हैं फूड पार्क। और फूड पार्क हमारे देश में धीमे धीमे बहुत तेजी से बनाए जा रहे हैं, और जहां भी बनता है वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज के जो मंत्री हैं वो आते हैं, उद्घाटन करते हैं, और बहुत बड़ी न्यूज बनती है। अब आपके लिए सवाल है, एमपी में कहीं फूड पार्क बन रहा है क्या, और कहीं बना है तो कहाँ बना है? ठीक है, तो ये सारी स्कीमें हैं ये, और इसमें ये सब लिखा है यहाँ पे, ठीक है, कि फूड पार्क है, और जो किसान है उनका हम एक संगठन बनाते हैं, यानी एक कोऑपरेटिव बनाते हैं, इसको कहते हैं एफपीओ या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। एग्री लॉजिस्टिक मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए जो किसान के घर में जाएं, अपना टेम्पो लगाएं और उसका आलू भरे और अपने यहाँ मतलब मंडी तक लाएं, इसे लॉजिस्टिक कहते हैं। फिर प्रोसेसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, आलू आ गया, अब आलू की चिप्स बननी है तो मशीनें होनी चाहिए, पूरा पूरा सेटअप होना चाहिए, कितनी क्षमता की आलू होंगी, कितनी कटेंगी, कैसे होंगी, कैसे छिलेंगी। यहाँ कोई हाथ से लेस नहीं होना था, मतलब एक समझाने का तरीका बता रहा हूँ मैं कि कहाँ कहाँ बन रहा है। अल्टीमेटली क्या है, जो पेरिशिंग आइटम्स है, जो बहुत जल्दी खराब होने वाले आइटम है, खासकर आलू प्याज और टमाटर, उसको सही कीमत मिले, क्योंकि लगता है, रोज लगता है। आप खुद सोचो, आपके घर में सुबह शाम कितना आलू प्याज लगता है, और आप भी चाहते हैं जो भी आलू प्याज आए, टमाटर आए तो अच्छा है, क्योंकि ऑल दे आर पेरिशेबल आइटम्स, और पेरिशेबल आइटम्स में क्या होते हैं, चीज़ें खराब बहुत जल्दी होती हैं, और एक बार आलू टमाटर सड़ गया ना तो किसान की मेहनत भी बेकार, और आप भी सड़ा टमाटर लेंगे नहीं। तो ऑपरेशन ग्रीन चल रहा है, जिसकी वजह से किसान को भी अच्छा पैसा मिलेगा, और हमारी आपकी थाली में भी अच्छा खाना आएगा। यही सारी न्यूज़ है। क्लियर होगी तो रिप्लाई कर दो। जी सर। जी सर। अब अगली न्यूज़ है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। अभी तुम्हें समझ में नहीं आता कि थोड़ी सी मोदी सरकार की बुराई वाली ये बात है कि एक ही स्कीम को ना ये 4 नाम से बुलाते हैं और बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, एग्जाम का बोझ बढ़ाते हैं। एक स्कीम निकाली थी पिछले साल, इसका नाम था आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना, उस स्कीम के 2 पहलू थे। एक था कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बनाना, यानी मोटे तौर पे जो भी अस्पताल है, छोटे बड़े, चाहे ग्रामीण स्तर के, चाहे जिला स्तर के, चाहे ब्लॉक स्तर के, उनको अच्छा करना, यानी हेल्थ, और उन अस्पतालों का नाम क्या दिया गया था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। और दूसरा उसका एक सब क्लॉज था आयुष्मान भारत, यानी एक तरह का बीमा था, बीमा। और बीमा कितने रुपए का था, 5 लाख रुपए का था। इस स्कीम में साफ साफ कहा गया था कि हमें अस्पताल भी अच्छे करने हैं और लोगों को बीमा भी देना है। ठीक, ये स्कीम में 1 साल पहले कह दिया गया था। अब ये जो अस्पताल अच्छे करने वाली काम है ना, इसके लिए सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च कर दी। ये स्कीम पहले से लॉन्च है, नाम बदला, लीपा पोती करी, एक नाम रख दिया आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। यानी सरकार इसके लिए अलग से पैसा देगी, और जो भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर हैं, यहाँ पे अलग अलग पैसा देगी कि भाई हर जिला अस्पताल में एक डॉक्टर, मतलब हर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक डॉक्टर होने चाहिए, 2 ANM होनी चाहिए, एक कंपाउंडर होना चाहिए, 10 बेड होने चाहिए, ये क्राइटेरिया, बेड में गद्दे होने चाहिए, छत में पानी टपकना ही चाहिए, ये सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मतलब कुल मिला के जो स्कीम पिछले साल चली आ रही थी, इसमें लिखा था कि हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे मतलब जो अस्पताल है ना, जैसे मैंने बोला आपके पास मान लो कार है होंडा सिटी, और मैंने बोला नहीं ये होंडा सिटी नहीं है, ये तो आपकी शान है। जब भी मैं आपसे बोलूँ आज अपनी आप शान से आए हैं क्या, तो आप बोलेंगे हाँ सर मैं अपनी शान से, मतलब मैं जब आपसे बोल रहा हूँ आपकी शान आपकी कार है, तो बाय डिफॉल्ट आप समझ जाते हैं, जब मैं आपकी शान बोलता हूँ तो अपनी कार को समझते हैं। तो बात वही थी, अस्पताल का नाम बदल के क्या कर रहे थे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, दैट्स गुड, लेकिन अब यार इसी चीज को तुम फिर से लिपापोती करके एक नई स्कीम ला रहे बच्चों को बढ़ाने के लिए। तो चीज वही है, 1 साल पहले आई थी, पिछले 1 साल में कुछ कर नहीं पाए हम,
मजबूरी थी, कोविड-19 फैला हुआ था देश में और समस्याएं थी, तो सरकार का टारगेट मिस हो रहे थे। भाई 1 साल पहले आपने कोई काम शुरू किया, एक कुछ टारगेट बनाया, वो टारगेट मिस हो रहे थे, तो मिस हो रहे थे, जनता को जवाब कैसे देंगे, तो उन्होंने वो स्कीम ही खत्म करके नई स्कीम ला दी, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। और इसके तहत ये जो आपके जिला अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय है, उनको अच्छा बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे और वर्ल्ड लेवल के अस्पताल बनाएंगे, ये इस स्कीम का लक्ष्य है। क्लियर हुई मेरी बात? रिप्लाई करो। Yes, sir. ठीक है, तो ये सब लिखा है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाएंगे, अर्बन बनाएंगे, रूरल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कहाँ बनाएंगे, रटना नहीं है। ठीक, कुछ नहीं पढ़ना इस पैराग्राफ का, कुछ भी नहीं पढ़ना। ठीक, बस एक चीज बस याद रख लो कि सरकार ने बोला कि हम एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ बनाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ, यानी वन हेल्थ वन अप्रोच की बात की जा रही। क्या है वन हेल्थ वन अप्रोच? मतलब सरकार कहती है ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों की सेहत को एक बोलना पड़ेगा। इंसान की सेहत और जानवर की सेहत को एक समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्यों? क्योंकि अगर जानवरों से कोई बीमारी आती है तो इंसानों को लगती है, इंसानों से कोई बीमारी आती है जानवरों को लगती है। मतलब हम अब इनको एक जैसे एक आप करनी पड़ेगी इनके साथ। ऐसा नहीं कि इंसान को हम स्वस्थ कर देंगे, अगर जानवर स्वस्थ नहीं होगा तो इंसान भी स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि हम कोविड-19 में देख चुके हैं कि वायरस कहाँ से आया, जूनोटिक वायरस है, जानवरों से आया। तो वन हेल्थ अप्रोच की बात की जा रही है और मोदी सरकार ने G7 की बैठक में ही बोला, यूनाइटेड नेशंस ने बोला कि दुनिया भी ऐसी बात करे कि सिर्फ ह्यूमन को ना देखे, जानवरों को भी देखे। कहीं कोई जानवर बीमार पड़ रहा है, जैसे आप देखते हो बर्ड फ्लू की आशंका आती है, कुछ आती है तो अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि भैया मुर्गा ना खाएं, मछली ना खाएं, ये है वो है, यहाँ मत जाएं, क्योंकि जानवर से अब बीमारियां इंसानों में आ रही है और इंसानों की बीमारी जानवर में जा रही है। तो इसी को कहा जाता है वन हेल्थ अप्रोच। और इसके लिए सरकार ने बोला हमसे क्या हो सकता है, हमसे हो सकता है कि एक संस्थान खोल दे, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ। एक संस्थान खोला जाएगा, कहाँ खोलेगा? ऑब्वियस सी बात है, नई दिल्ली में खोलेगा। तो क्या होगा? लोगों की नियुक्ति होगी, रिसर्च किया जाएगा कि भैया ऐसी कौन कौन सी बीमारी है जो इंसानों को लग सकती है, जो जानवरों से आती है, ऐसी कौन कौन सी इंसानों की बीमारी है जो जानवरों को लग सकती है। तो ये सब पे रिसर्च होगा और इस तरह की लेबोरेटरीज बनेंगी और यहाँ पे हम वायरस की स्टडी करेंगे। कौन सा वायरस? जो जानवरों से इंसान में आता है, इंसान से जानवरों में जाता है। जैसे हम एक वुहान की वायरोलॉजी लैब की बात करते हैं, वुहान जहाँ से वायरस लीक होने की संभावना है, तो चाइना ये 10 साल पहले से कर रहा है, जो आज हम करना शुरू कर रहे हैं। खैर हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये वन हेल्थ अप्रोच क्या है कि इंसान और जानवरों की सेहत को एक आंख से देखना है, क्योंकि अगर वो स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम भी स्वस्थ नहीं रहेंगे अल्टीमेटली। क्लियर हुई मेरी बात? रिप्लाई करो। Yes, sir. जी सर। फटाफट जवाब दो कि 2020 में तंबाकू को लेकर एक कानून आया था, उस कानून में क्या बातें कही गई। पहली लाइन ये कहती है कि कम से कम 85% एरिया में डिस्प्ले होना चाहिए वार्निंग। दूसरी लाइन ये कहती है कि उस 85% में 25% में तस्वीर होनी चाहिए और 60% में लिखा होना चाहिए, लिखा हुआ। और तीसरा कहता है कि दिस शैल बी पोजीशन ऑन द टॉप एज ऑफ द पैकेज। ये सारी तस्वीरें जो ये है, ये सारी चीज मालूम चला कि ये एक सिगरेट का पैकेट है, तो ये सारी चीज ऊपर वाले हिस्से में होनी चाहिए, ना कि नीचे वाले में। ये 3 स्टेटमेंट है, बताओ क्या सही है? सर इसमें गलत ढूंढ लोगे तो सही अपने आप निकल आएगा। सर दूसरा वाला गलत है। बढ़िया, सभी सही जवाब दे रहे हो। देखो 85% में तस्वीर होनी चाहिए जिसमें वार्निंग हो, बहुत सही बात है, लेकिन इस 85% में 60% में तस्वीर होनी चाहिए, तस्वीर, और 25% एरिया में लिखा होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जब ये गलत है तो टू भी गलत, टू भी गलत, टू भी गलत, तो राइट इज सी इज द राइट स्टेटमेंट, राइट ऑप्शन। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ो और जवाब दे दो। अगला सवाल ये है कि सेंसस इस देश में कौन करवाता है, किस मंत्रालय के अधीन सेंसस होता है, यानी जनगणना होती है? बी सर, बी मिनिस्ट्री ऑफ होम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सभी ने सही जवाब दिया। जो हमारा गृह मंत्रालय है उसके अधीन रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर होता है और गृह मंत्रालय सबको करवाता है। ठीक है, बढ़िया। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के बारे में बात की गई है कि भाई ये जो एक मल्टी स्टेक होल्डर गवर्नेंस ग्रुप है, ये
किसने स्थापित किया है, कौन इसको गवर्न करता है, किसके अधीन ये काम करता है? डी। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। प्रतिभा सी नहीं है बेटा, डी है। कल मैंने आई कैन के बारे में बताया, यूनाइटेड नेशंस तो उसको सहारा देता है कभी कभी। ये जो आई कैन है ये आईजीएफ का मेन मालिक है, सब कुछ यही करवाते हैं। और ये आई कैन इसलिए इम्पोर्टेंट है, दुनिया भर के सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जिसमें आप इंटरनेट चला सकते हैं उनका ये आधार कार्ड जारी करता है, जिसको कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल में हर एक डिवाइस का जिसमें इंटरनेट चलता है उसका एक नंबर निकलता है और वो यूनिक होता है। दुनिया में एक आईपी एड्रेस दूसरे का नहीं हो सकता, यानी ये पता है हर एक डिवाइस का, ये पता है। ऐसे होता है ना कि हमने ट्रेस कर लिया कहाँ से हो रहा है, कहाँ से मेल किया गया, कहाँ से चैट किया गया, कहाँ पे इसका मोबाइल है, ये सब चीज़ कहते हैं ना कि बस एक बार वो मोबाइल ऑन करके नेट चला ले हम पता कर लेंगे कहाँ पे। अब तो ये आईपी एड्रेस देता है आई कैन। ठीक है, आज की क्लास में कोई डाउट है रिप्लाई करो। नो सर। चलिए ठीक है, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। Thank you, sir.